हाँ तो दोस्तों, 3 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार पुष्पा मूवी का दूसरा भाग रिलीज हो गया है और रिलीज होते ही इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के सारे पुराने रिकॉर्ड चकनाचूर कर दिए हैं। अल्लू अर्जुन की जबरदस्त एक्टिंग ने इस फिल्म के पहले पार्ट को सुपरहिट बनाया था और इस बार उनकी परफॉर्मेंस ने इसके सीक्वल को ब्लॉकबस्टर बना दिया है। एक्शन और भरपूर मनोरंजन से सजी यह मूवी पहले से भी कहीं ज्यादा बड़ी और दिलचस्प है। अगर आप इस फिल्म की कहानी को अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। आज मैं पुष्पा 2 द रूल मूवी को संक्षेप में आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में पुष्पा को एक सपना दिखता है कि उसने अपना लाल चंदन जापान देश को सप्लाई किया, लेकिन उन लोगों ने इसके पैसे नहीं दिए। इसकी वजह से पुष्पा जापान जाता है और उस गैंग से लड़ता है जिन्होंने वो माल खरीदा था, लेकिन लड़ते वक्त पुष्पा को गोली लग जाती है। इससे उसे अपने बचपन की एक घटना याद आती है जब वो ऐसे ही पानी में गिरा था और तब इस भयानक सपने से पुष्पा की नींद खुल जाती है। तो अब बात करते हैं असली कहानी की। ये फिल्म की कहानी पार्ट 1 के कुछ समय बाद शुरू होती है। अब पुष्पा की शादी श्रीवल्ली से हो चुकी है और सिंडिकेट का लीडर बनने के बाद उसकी इज्जत और कमाई पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। और दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर भंवर सिंह शेखावत, जिसे पुष्पा ने बेइज्जत करके उसके कपड़े उतरवा दिए थे और उसे रिश्वत भी नहीं दी थी, वो अचानक कहीं गायब हो जाता है, जिससे हर किसी को यही लगता है कि वो शर्म के मारे अपनी नौकरी छोड़कर भाग गया है। लेकिन हकीकत तो कुछ और ही थी। वो असल में अपने अपमान का बदला लेने की खतरनाक तैयारी कर रहा था। फिर एक दिन शेखावत अपना रूप बदलकर पुष्पा के मजदूरों के साथ जंगल चला जाता है और वहाँ लाल चंदन की कटाई करने लगता है। और जैसे ही सारा माल वहाँ इकट्ठा हो जाता है, तब शेखावत पूरी पुलिस फोर्स को वहाँ बुला लेता है और सारे मजदूरों को गिरफ्तार कर लेता है। साथ ही वो सारा माल भी जब्त कर लेता है। उधर जैसे ही पुष्पा को इस बात की खबर मिलती है तो वो बिना देर किए शेखावत की गैर मौजूदगी में सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और वहां मौजूद सभी पुलिस वालों को ढेर सारे पैसे देकर अपना बना लेता है और फिर अपने सभी मजदूरों को छुड़वाकर अपना सारा माल वापस ले आता है। इसी बीच कहानी में एक नया मोड़ आता है। एक दिन एमएलए सिद्धप्पा नायडू, जो कि अंदर ही अंदर सिंडिकेट से मिला हुआ था, वो पुष्पा को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलवाने के लिए ले जाता है। कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जब जाते समय श्रीवल्ली पुष्पा से चीफ मिनिस्टर के साथ एक फोटो लेने का आग्रह करती है। पुष्पा अपनी पत्नी की इस छोटी सी इच्छा को पूरी करने के लिए सहजता से तैयार हो जाता है, परंतु चीफ मिनिस्टर इस अनुरोध को स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर देते हैं। उनका मानना है कि एक स्मगलर के साथ फोटो खिंचवाने से उनकी पब्लिक इमेज धूमिल हो सकती है। इस अस्वीकृति से पुष्पा भीतर तक आहत हो जाता है। उसे इस बात का गहरा दुख होता है कि वह अपनी प्रिय पत्नी की एक मामूली सी इच्छा भी पूर्ण नहीं कर सका। उसी क्षण वो सिद्धप्पा नायडू से एक सीधा सवाल पूछता है, अगर तुम चीफ मिनिस्टर होते तो क्या तुम मेरे साथ एक फोटो लेते? नायडू बिना किसी हिचकिचाहट के पॉजिटिव उत्तर देता है और यहीं पर पुष्पा एक महत्वपूर्ण डिसीजन लेता है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, वो सिद्धप्पा नायडू को आंध्र प्रदेश का चीफ मिनिस्टर बनवाकर ही रहेगा, ताकि एक दिन वो श्रीवल्ली को वो प्रेस्टीजियस फोटो भेंट कर सके। लेकिन ये रूट सरल नहीं था। इस गोल को अचीव करने के लिए ह्यूज अमाउंट में मनी की नीड थी। तो दोस्तों, अब पुष्पा का अगला कदम था और भी बड़ा। उसने नायडू को भेजा सीधा दिल्ली और उसके जरिए बात करवाई सेंट्रल मिनिस्टर प्रताप रेड्डी से। पुष्पा ने प्रताप रेड्डी को ऑफर किया पूरे 500 करोड़, सिर्फ इस बात के लिए कि वो सिद्धप्पा को सीएम बनवा दे। और प्रताप रेड्डी इस मोटे ऑफर को ठुकरा नहीं पाया, वो तुरंत तैयार हो गया। लेकिन दिक्कत ये थी कि फिलहाल पुष्पा के पास इतने सारे पैसे थे नहीं। इसी सिलसिले में पुष्पा पहुंच जाता है मालदीव्स। वहां उसकी मुलाकात होती है हमीद नाम के एक इंटरनेशनल बायर से और वहां होती है एक बहुत बड़ी डील, 2000 टन लाल चंदन पूरे 5000 करोड़ में। ये सौदा होते ही अब पुष्पा का टारगेट था इतना सारा माल इकट्ठा करना। इसके लिए उसने लाल चंदन बेचने वाले जितने भी स्मगलर थे सबको अपने सिंडिकेट में शामिल कर लिया और मजदूरों को भी ज्यादा पैसे देकर दिन रात तेजी से पेड़ कटवाना शुरू कर दिया और वो सारा का सारा माल अपने चित्तूर जिले में जमा करने लगा। और दूसरी तरफ कहानी में एक और विलेन एंट्री लेता है मंगल सेनु, जो कि सिंडिकेट का पुराना लीडर था। उसे जब ये खबर लगती है कि पुष्पा इतना सारा माल जमा कर रहा है तो सेनु और उसकी बीवी दक्षा दोनों को शक होने लगता है। उन्हें लगता है कि पुष्पा कोई बहुत बड़ा प्लान बना रहा है, इसीलिए वो सोचते हैं कि क्यों ना इसके रास्ते में अड़चन डाली जाए। और इसी सोच के साथ वो हाथ मिला लेते हैं भंवर सिंह शेखावत से, क्योंकि इन दोनों ही पार्टियों को पुष्पा से अपना पुराना बदला जो लेना था। और फिर वो रात आती है। शेखावत अपनी पूरी टीम के साथ उस जगह पर घात लगाए खड़ा हो जाता है जहाँ से बिच्छा रेड्डी माल ले जाता था। फिर जैसे ही वो चंदन के ट्रक वहां से गुजरते हैं, तब पुलिस वाले उन्हें रोकते हैं और शेखावत वो ट्रकों को जला देता है। इसके बाद शेखावत बिच्छा को पकड़ता है और वो उसे खाई से नीचे फेंककर मार देता है। और इस हादसे के लिए सब लोग एमएलए नायडू को दोषी ठहराते हैं, क्योंकि उसी ने पुष्पा को सिंडिकेट का लीडर बनाया था। इसीलिए नायडू बोलता है कि अगर वो पुष्पा से उसे सॉरी बुलवा दे तो क्या वो उसे माफ कर देगा।
तो शेखावत इसके लिए राजी हो जाता है और फिर वो एक बहुत बड़ी पार्टी रखता है ताकि कि वो सबके सामने पुष्पा को नीचा दिखा सके। जिस दिन वो पार्टी रहती है तब पुष्पा बहुत पी लेता है और सबकी बातों में आकर शेखावत के पास जाता है और उसे सॉरी बोल देता है। इससे शेखावत और बाकी सब लोग बहुत खुश होते हैं कि उन्होंने पुष्पा राज को झुका दिया। लेकिन सॉरी बोलने के बाद घर जाते वक्त पुष्पा को होश आता है और उसे ये महसूस होता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। इसीलिए वो दोबारा उस पार्टी में जाता है और शेखावत को एक स्विमिंग पूल में गिराकर वहां टॉयलेट कर देता है। इसकी वजह से शेखावत बहुत भड़क जाता है और पुष्पा को मारने की कोशिश करता है। तब सब लोग उसे शांत करते हैं। फिर शेखावत पुष्पा को बोलता है कि अब वो उसे मारेगा नहीं, बल्कि वो उसका सारा माल जब्त करके उसे कंगाल कर देगा। इस पर पुष्पा भी उसे चैलेंज करके बोलता है कि अगले सोमवार को उसका 2000 टन माल चेन्नई जाने वाला है। अगर उसने एक भी लकड़ी पकड़ लिया तो वो खुद सिंडिकेट छोड़कर फिर से मजदूर बन जाएगा। फिर जब सोमवार का दिन आता है तब शेखावत अपनी पूरी पुलिस की फौज लेकर हर चेक पोस्ट की घेराबंदी कर देता है और वहाँ उन ट्रकों के आने का इंतजार करता है। लेकिन जब वो माल वहाँ से नहीं गुजरता तब उन्हें डाउट होता है और वो नदी में देखते हैं जिसके अंदर पानी नहीं था, क्योंकि पुष्पा ने नदी को खाली करा दिया था और वो वहां से अपने ट्रक भेज रहा था। तो शेखावत को जब ये बात समझ में आती है तो वो तुरंत अपनी टीम को नदी के रास्ते भेजता है ताकि उन ट्रकों को पकड़ा जा सके। लेकिन जैसा कि होना ही था, पुष्पा के आदमी उनका रास्ता रोक देते हैं। फिर क्या था, शेखावत खुद ही किसी तरह उन ट्रकों के सामने पहुंच जाता है और हमला करके सारा माल अपने कब्जे में ले लेता है। फिर वो सीनू और दक्षा को वहां बुलाकर जश्न मनाता है और मीडिया को बताता है कि उसने पुष्पा का 2000 टन माल पकड़ लिया है। लेकिन तभी सीनू उसे बताता है कि वो असली माल नहीं है, बल्कि एक दूसरा सस्ता किस्म का लकड़ा है जो बिल्कुल लाल चंदन जैसा दिखता है। इसके बाद पुलिस वालों को एक बैलगाड़ी मिलती है जो माल पकड़ने के दौरान बीच में आ गई थी। शेखावत जब उसे ध्यान से देखता है तो उसे पता चलता है कि वो बैलगाड़ी तो पूरी की पूरी लाल चंदन से बनी है। मतलब पुष्पा ने असली माल को बैलगाड़ियों का रूप देकर चेन्नई भेज दिया था और उन ट्रकों में नकली माल भरकर पुलिस का ध्यान भटकाया था। क्या शातिर दिमाग है पुष्पा का। तभी ट्विस्ट देखिए, पुष्पा खुद ही पुलिस स्टेशन के सामने आ जाता है और शेखावत का जमकर मजाक उड़ाता है और उसके बाद धमाका, वह उस बैलगाड़ी को बम से उड़ा देता है ताकि पुलिस के हाथ एक भी टुकड़ा न लगे। तो इसी बीच एक दिन काली माँ की बहुत बड़ी पूजा होती है जहाँ पुष्पा का परिवार और उसके सारे दोस्त जमा होते हैं। तभी अचानक सबको पता चलता है कि श्रीवल्ली प्रेग्नेंट है। यह सुनकर पुष्पा माँ काली का रूप ले लेता है और पूरी पूजा में नाचकर अपने लिए एक बेटी की प्रार्थना करता है। दरअसल पुष्पा का कोई सरनेम नहीं था और इसीलिए वो चाहता था कि उसे एक बेटी हो ताकि शादी के बाद उसे एक नया नाम मिल सके। तभी वहाँ पूजा के बाद कुछ गुंडे मिलके पुष्पा के सौतेले भाई मोहन की बेटी को छेड़ते हैं, जिसकी वजह से पुष्पा उन सबको बहुत मारता है। लेकिन इसके बावजूद भी मोहन इससे खुश नहीं होता और वो पुष्पा को अपने परिवार से दूर रहने बोलता है। तब श्रीवल्ली मोहन की बहुत बेइज्जती करती है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद पुष्पा अपने माल को चेन्नई से आगे रामेश्वरम भेजता है, जहाँ से वो चंदन श्रीलंका जाने वाला था। वहाँ से मालदीव्स का हमीद उसे दूसरे देशों में बेचने वाला था। वो 2000 टन माल कहाँ है ये बात सिर्फ जक्का रेड्डी ही जानता था। इसीलिए जब जक्का रामेश्वरम जाता है तब शेखावत अपना एक आदमी उसके पीछे भेजकर ये पता लगा लेता है कि वो माल कहाँ है। फिर शेखावत बहुत सारे पुलिस वालों के साथ रामेश्वरम के समुद्री तट पर चला जाता है और वहाँ वो लोग बोट्स के अंदर माल ढूंढने लगते हैं जो कि उन्हें नहीं मिलता, क्योंकि वो चंदन से बनी हुई बैलगाड़ियां नाव के अंदर नहीं बल्कि उसके नीचे पानी में रखी थीं और रस्सी से बंधी थीं। इसीलिए जैसे ही वो पुलिस वाले बोट से बाहर आते हैं तब वो नाव वाले उस माल को लेकर श्रीलंका की तरफ बढ़ने लगते हैं, जो कि वहां से पास में ही था। शेखावत उन बोट्स का पीछा करता है लेकिन वे लोग बॉर्डर क्रॉस कर लेते हैं। उन फिशिंग बोट्स को बॉर्डर क्रॉस करना अलाउड था, लेकिन इंडियन पुलिस वाले वहां नहीं जा पाते। फिर वो सारा माल श्रीलंका पहुंच जाता है, जिसके कुछ दिनों बाद हमीद पुष्पा को 5000 करोड़ दे देता है, जिसमें से 500 करोड़ वह सेंट्रल मिनिस्टर प्रताप रेड्डी को भेजता है, जो कि सिद्धप्पा नायडू को आंध्र प्रदेश का सीएम बना देता है। फिर नायडू सीएम बनने के बाद तुरंत पुष्पा के घर जाकर उससे मिलता है और उसके पूरे परिवार के साथ फोटो खिंचवा आता है। दूसरी तरफ शेखावत अपनी हार से बहुत परेशान हो गया था और अब जल्द ही मीडिया को ये पता चलने वाला था कि पुलिस ने जो माल पकड़ा था वो सब नकली है। इस बदनामी से शेखावत काफी डर जाता है और वो इस राज के खुलने से पहले ही वो नकली माल को जलाने का फैसला करता है। लेकिन उसे ये लगता है कि अगर उसने ऐसे ही वो लकड़ियों को जला दिया तो लोग समझ जाएंगे कि ये काम खुद पुलिस ने किया है। इसलिए शेखावत वह नकली चंदन के गोडाउन में आग लगाता है और खुद भी उसके साथ जलकर आत्महत्या कर लेता है, क्योंकि अब वो और ज्यादा बेइज्जती नहीं सह सकता था। इसीलिए वो पुष्पा से हार मानकर मर जाता है। उधर पुष्पा के घर में सब सही चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन अचानक उसके भाई मोहन की बेटी कावेरी को कुछ गुंडे किडनैप कर लेते हैं और वो मोहन से 2 करोड़ रुपए की मांग करते हैं। यह वही गुंडे थे जिन्होंने पूजा के दिन कावेरी को छेड़ा था और पुष्पा ने उन्हें मारा था। इसीलिए अब वो अपना बदला लेने के लिए कावेरी को किडनैप कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें ये मालूम था कि मोहन पुष्पा का भाई है, इसीलिए उसकी बेटी को उठाने से पुष्पा उनके सामने जरूर आएगा।
फिर मोहन की बीवी पुष्पा के घर जाकर उससे मदद मांगती है। तब पुष्पा पूरे शहर की नाकाबंदी कर देता है और वो अपने आदमियों को सभी जगह कावेरी को ढूंढने बोलता है। इसके साथ ही वो टीवी पर लाइव आकर उन गुंडों को धमकी देता है कि अगर उस लड़की को कुछ हुआ तो वो उन्हें छोड़ेगा नहीं। इसी दौरान प्रताप रेड्डी जाकर सीएम नायडू से मिलता है और उसे कहता है कि वो पुष्पा को ये सब रोकने बोले, क्योंकि उन गुंडों का लीडर उसका भतीजा बुग्गा रेड्डी है। ये सुनकर नायडू काफी डर जाता है, क्योंकि प्रताप रेड्डी बहुत खतरनाक आदमी था और उसके भतीजे को कुछ भी होने से सीएम और सिंडिकेट मुश्किल में पड़ सकते थे। इसीलिए नायडू पुष्पा को कॉल करके उसे बुग्गा का पीछा छोड़ने बोलता है, लेकिन पुष्पा ये बात नहीं मानता और वो बुग्गा के बताए हुए एड्रेस पर पैसे लेकर अकेला पहुंच जाता है। वहां उन सब गुंडों ने पुष्पा को मारने का प्लान बनाया था, इसीलिए वो पैसे लेकर भी पुष्पा के हाथ पैर बांध देते हैं और उसे पीटना चालू करते हैं। इसके अलावा वो कावेरी के साथ भी बुरा सलूक करते हैं। तब पुष्पा हाथ पैर बंधे होने के बावजूद भी उन सबको मारना शुरू करता है। फिर वो अपनी रस्सी काटकर सभी गुंडों को खत्म कर देता है। आखिर में वो बुग्गा को मारने ही वाला था, पर तब केश और बुग्गा का बाप वहां आकर पुष्पा को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वो उसे मार डालता है। तब बुग्गा का बाप गुस्से में कावेरी को वहां से ले जाने लगता है, इसीलिए पुष्पा उसे भी मार देता है और कावेरी को बचा लेता है, जिसकी वजह से अब मोहन का दिल पिघल जाता है और वो पुष्पा को अपना भाई मान लेता है, क्योंकि उसने अपनी भतीजी के लिए इतनी बड़ी जंग लड़ ली थी। फिर कुछ दिन बाद कावेरी की शादी तय होती है और मोहन उसकी शादी का कार्ड लेकर सबसे पहले पुष्पा के घर आता है, लेकिन पुष्पा उससे मिलने नहीं आता। तब मोहन उसकी माँ से माफी मांगता है और बोलता है कि अगर वो लोग उस शादी में नहीं आए तो वो शादी नहीं होगी। फिर मोहन वहां से चला जाता है और श्रीवल्ली वो शादी का कार्ड पुष्पा को दिखाती है, जहां परिवार के लोगों में पुष्पा के घर वालों का भी नाम शामिल था। यह देखकर पुष्पा का भी दिल पिघल जाता है और वो मोहन को माफ कर देता है। इसके बाद शादी का दिन आता है, जिसमें पुष्पा और उसके घर के सब लोग जाते हैं और पूरा परिवार एक हो जाता है। दूसरी तरफ प्रताप रेड्डी के घर में उसके भाई और भतीजे की शोक सभा चल रही थी, जहां सिंडिकेट के कई लोग और पुष्पा के सभी दुश्मन आए थे। वहां जॉली रेड्डी भी जाता है, जिसे पिछले पार्ट में पुष्पा ने पीटकर बहुत घायल कर दिया था। जॉली अब थोड़ा ठीक हो गया था, इसलिए वो पुष्पा से बदला लेने के लिए प्रताप रेड्डी से मिल जाता है। इसके अलावा प्रताप रेड्डी ने एक नए आदमी से हाथ मिला लिया था, जो कि कावेरी की शादी में गिफ्ट के रूप में एक बम भेजता है और उससे दूर खड़े होकर ब्लास्ट कर देता है। यह आदमी शिखा भी हो सकता है, जो कि अब तक मरा नहीं हो, या फिर पुष्पा का कोई और दुश्मन। उस बम ब्लास्ट में शायद पुष्पा के परिवार वाले मर जाएंगे और वो अकेला जिंदा बच जाएगा, क्योंकि अब इस मूवी का तीसरा पार्ट आने वाला है, पुष्पा 3 द रैम्पेज, जिसमें पुष्पा अपने परिवार वालों की मौत का बदला लेगा। तो दोस्तों, ये था पुष्पा 2 मूवी का एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और इस बेल आइकन को दबाइए, ताकि आपको हमारी वीडियोस सही टाइम पर मिल सकें।